तो चलिए आज की इस विस्तृत चर्चा में इस विषय की परतें खोलते हैं। मेरा मतलब है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह हाथ से कॉफी गिर जाए और पूरा दिन बस एक झल्लाहट के साथ शुरू हो? हाँ बिल्कुल। ऐसा तो हम सबके साथ कभी ना कभी होता ही है ना? हाँ। या फिर जैसे किसी बहुत भीड़ भरी सड़क पर चल रहे हों और एकदम किसी अनजान व्यक्ति से बस एक पल के लिए नजरें मिले और हम बिना कुछ सोचे बस एक हल्की सी मुस्कान दे दें। और हम अक्सर इन चीजों को ना बस इत्तेफाक मान लेते हैं या रोजमर्रा की मामूली सी उबाऊ बातें। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन्हीं छोटी छोटी और एकदम साधारण सी लगने वाली घटनाओं में ना हमारी पूरी दुनिया का, हमारे पूरे समाज का एक बहुत बड़ा और जटिल ढांचा छिपा हुआ है। मैं तो बस यही सोच रही थी कि ये कितना अजीब है। ये विचार अपने आप में ना बहुत ही क्रांतिकारी है। असल में जिन चीजों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी मानकर बहुत ही हल्के में लेते हैं, जैसे किसी को देखकर सिर हिलाना, हाँ बिल्कुल, या फिर अपनी बारी का इंतजार करना, यही वो अदृश्य ईंटें हैं जिनसे हमारी पूरी सामाजिक वास्तविकता की इमारत तैयार होती है। कोई भी साधारण सी घटना न कभी भी पूरी तरह से साधारण नहीं होती। मतलब उसके पीछे भी कुछ चल रहा होता है। 100%। उसके पीछे मानव मस्तिष्क और समाज के बीच एक बहुत ही गहरी और एकदम खामोश बातचीत चल रही होती है। और आज हम इसी खामोश बातचीत की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारी आज की इस पूरी चर्चा का मिशन ही ये समझना है कि कैसे इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के उस उबाऊ ढर्रे से भी अर्थ निकालता है और कैसे हम सब मिलकर ना एक साझा वास्तविकता का निर्माण करते हैं। तो हमारे सामने जो स्रोत हैं वे मुख्य रूप से एल्फ्रेड शुट्स और उनके घटनात्मक समाजशास्त्र, यानी जिसे फिनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी कहते हैं, उस पर आधारित है। तो इस पूरी अवधारणा की जड़ में जाने के लिए ना हमें सबसे पहले घटना विज्ञान या फिनोमेनोलॉजी शब्द के रहस्य को सुलझाना होगा। हाँ, क्योंकि ये शब्द सुनने में तो बड़ा भारी भरकम और अकादमिक सा लगता है ना? लेकिन इसका वास्तविक अर्थ हमारे जीवन के उतना ही करीब है। अगर इसे बहुत ही सरल तरीके से देखा जाए तो इसमें दो चीजें हैं। पहली है घटना या फिनोमेनन, मतलब कोई भी अनुभव जो हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। जैसे अभी जो हमने गिरी हुई कॉफी का जिक्र किया। एकदम सही, वो एक घटना है। और दूसरा हिस्सा है उस घटना का अध्ययन करना। तो कुल मिलाकर घटना विज्ञान इस बात का अध्ययन है कि इंसान अपने अनुभवों को कैसे महसूस करता है, कैसे उन्हें अपने दिमाग में प्रोसेस करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो उनसे क्या अर्थ या मीनिंग निकालता है। ये तो बहुत ही बुनियादी और इंसानी बात हो गई। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इस विचार को समाजशास्त्र की दुनिया में लाने का श्रेय आखिर किसे जाता है? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमारे सामने एल्फ्रेड शुट्स का नाम आता है, जिनका जीवन काल 1899 से 1959 के बीच रहा। अच्छा। और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानी जाती है कि उन्होंने दर्शन शास्त्र के बहुत ही जटिल और गहरे विचारों को उठाया और उन्हें समाजशास्त्र के व्यावहारिक मैदान के साथ जोड़कर न एक मजबूत सेतु बना दिया। तो इससे पहले कि हम इस सिद्धांत की ओर गहराई में जाएं, मुझे लगता है ये जानना जरूरी है कि इस सेतु के दोनों किनारों पर कौन खड़ा था। बिल्कुल। एक किनारे पर थे दर्शन शास्त्र के दिग्गज एडमंड हसल। हसल को घटना विज्ञान का पितामह या द फादर कहा जाता है। हसल का पूरा ध्यान इंसान की शुद्ध चेतना पर था। उनका नजरिया बहुत ही आत्मपरक था। आत्मपरक मतलब वे सिर्फ इस बात में उलझे थे कि एक अकेला व्यक्ति अपने दिमाग के एकांत में दुनिया को कैसे अनुभव करता है। हसल ने दो बहुत ही ऐतिहासिक बातें कही थीं। वो क्या थी? पहली थी, वस्तुओं की ओर सीधे लौटो। इसका मतलब था कि दुनिया को ना पूर्वाग्रहों के चश्मे से मत देखो, बल्कि उसे एकदम वैसे ही अनुभव करो जैसी वो तुम्हारे सामने है। अच्छा, और दूसरी बात? दूसरी बात यह कि चेतना हमेशा किसी न किसी चीज की चेतना होती है। इंसान का दिमाग कभी भी खालीपन में काम नहीं करता। अगर कोई सोच रहा है तो वो अनिवार्य रूप से किसी न किसी विषय या वस्तु के बारे में ही सोच रहा होता है। मतलब अगर मैं एक सेब के बारे में सोच रही हूँ तो हसल के लिए वो भौतिक सेब उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मेरे दिमाग में उस सेब का अनुभव और मेरी चेतना की वो प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो हसल तो पूरी तरह से एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर झांक रहे थे। लेकिन फिर शुट्स ने क्या अलग किया? क्योंकि समाजशास्त्र तो एक अकेले दिमाग का विज्ञान नहीं है ना, वो तो पूरे समाज का विज्ञान है। यही तो शुट्स की खासियत थी। तो क्या मैं इसे इस तरह से देख सकती हूँ कि जैसे हसल
उस अकेले संगीतकार की तरह थे जो किसी बंद कमरे में अपनी वायलिन पर कोई बहुत ही जटिल धुन बजा रहा है और उसी में पूरी तरह मग्न है। और शुट्स वो व्यक्ति हैं जो उस संगीतकार को कमरे से बाहर निकालकर एक विशाल ऑर्केस्ट्रा के बीच बिठा देते हैं और फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि इतने सारे लोग बिना तालमेल बिगड़े एक साथ संगीत कैसे पैदा करते हैं। अरे वाह, ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। शुट्स का सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने हसर्ल के उस अकेले संगीतकार वाले अनुभव को खारिज नहीं किया। अच्छा। हाँ, उन्होंने उसे बस एक नया आयाम दिया। हसर्ल का मानना था कि दुनिया वैसी है जैसी मैं अनुभव करता हूँ। शुट्स ने कहा कि बात तो सही है, लेकिन ये अनुभव वास्तविकता का रूप तभी लेता है जब वो व्यक्ति समाज के अन्य लोगों के साथ जुड़ता है। सही बात है। अगर आप कमरे में अकेले वायलिन बजा रहे हैं तो वो आपका व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन जब आप ऑर्केस्ट्रा में बजाते हैं तो एक साझा अर्थ पैदा होता है। शुट्स का पूरा जोर इसी बात पर था कि लोग अपने इस व्यक्तिगत अर्थ को दूसरों के साथ साझा कैसे करते हैं। और यहीं से हमारी चर्चा का सबसे दिलचस्प और रोमांचक मोड़ आता है, क्योंकि अगर समाज वाकई एक ऑर्केस्ट्रा है तो लोग बिना बोले एक दूसरे की धुन को पहचानते कैसे? वही तो असल सवाल है। हाँ? सड़क पर चलते हुए करोड़ों लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं, वे एक दूसरे के साथ तालमेल कैसे बैठा लेते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस जादू के पीछे एक सिद्धांत काम करता है जिसे अंतर व्यक्ति परकता या इंटर सब्जेक्टिविटी कहा गया है। हाँ, इंटर सब्जेक्टिविटी। जी। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इसका मतलब है स्वयं के सीमित दायरे से बाहर निकलना। यह वह प्रक्रिया है जिसके जरिए इंसान बिना कुछ स्पष्ट रूप से कहे या बिना किसी लंबे चौड़े संवाद के बिना सामने वाले को समझ लेता है। ये एक ऐसी आपसी समझ है जो हमारे समाज की नींव है। पर रुकिए, अगर मैं किसी अनजान व्यक्ति से बात ही नहीं कर रही हूँ, कोई संवाद ही नहीं हो रहा है, तो मैं उससे जुड़ कैसे रही हूँ? ये तो कुछ टेलीपैथी जैसा लग रहा है मुझे। सुनने में लगता है। हाँ, मतलब एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग पढ़ने की बात हो रही है। नहीं, ये टेलीपैथी नहीं है, बल्कि ये हमारे द्वारा सीखी गई एक बहुत ही गहरी सामाजिक भाषा है। चलिए इसे एक दृश्य से समझते हैं। हाँ, उदाहरण से बताइए। कल्पना कीजिए कि एक व्यस्त सड़क है। दो लोग विपरीत दिशाओं से आ रहे हैं। पीछे एक चाय की दुकान है जहां कुछ लोग खड़े हैं। हाँ। अब जब वो दोनों लोग एक दूसरे के करीब से गुजरते हैं ना, तो अचानक उनकी नजरें मिलती हैं। अच्छा। उनमें से कोई रुकता नहीं है, कोई बात नहीं करता, बस एक हल्की सी मुस्कान का आदान प्रदान होता है या हल्का सा सिर हिलता है। वो महज 1 सेकंड का इशारा होता है, लेकिन उस 1 सेकंड में एक साझा अर्थ स्थापित हो जाता है। दोनों को ये एहसास हो जाता है कि वे एक ही सामाजिक ताने बाने का हिस्सा हैं। वे एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जब हम समाजशास्त्र के अन्य दिग्गजों को पढ़ते हैं ना, जैसे मैक्स वेबर को, तो उनका नजरिया इससे काफी अलग लगता है। बिल्कुल अलग है। वेबर ने भी तो सामाजिक क्रिया की बात की थी, लेकिन उनका सारा ध्यान इस बात पर था कि कोई व्यक्ति जब कुछ करता है तो उसके पीछे उसका अपना आंतरिक अर्थ क्या होता है। सही कहा। और शुट्स ने वेबर के इसी सिद्धांत की एक बहुत बड़ी आलोचना की थी। शुट्स का तर्क था कि वेबर ने व्यक्ति के आंतरिक अर्थ पर तो पूरा ग्रंथ लिख दिया, लेकिन उन्होंने इस अंतर व्यक्ति परकता को पूरी तरह से नजरअंदाजी कर दिया। और यहीं पर शुट्स और वेबर के बीच का वैचारिक अंतर एकदम स्पष्ट हो जाता है। शुट्स का स्पष्ट मानना था कि अर्थ कभी भी ना सिर्फ एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर कैद नहीं रह सकता। वास्तविकता का निर्माण ही तब होता है जब अर्थ साझा किया जाता है। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध विचार है कि अर्थ साझा अंतर व्यक्तिपरक अनुभवों से निकलता है। पर अगर अर्थ साझा होना इतना ही जरूरी है तो मुझे उसी सड़क वाले उदाहरण में एक पेच नजर आता है। कैसा पेच? मान लीजिए वो व्यक्ति मुस्कुराता है, लेकिन सामने वाला इंसान उसे पूरी तरह अनदेखा कर देता है, या फिर उसे बहुत अजीब नजरों से घूरने लगता है कि भाई ये क्यों मुस्कुरा रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा? तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या वो सामाजिक वास्तविकता वहीं पर चकनाचूर हो जाएगी? बिना किसी संदेह के वो वास्तविकता वहीं टूट जाएगी। अगर उस मुस्कान का जवाब मुस्कान से या कम से कम एक स्वीकृति भरे इशारे से नहीं मिलता है ना, तो वो अदृश्य सामाजिक पुल बनी नहीं पाता। ओहो। वो साझा अर्थ स्थापित होने में विफल हो जाता है, और जो स्थिति पैदा होती है वो अजनबीपन या असहजता की होती है। हाँ, वो ऑकवर्ड मोमेंट जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल। इसीलिए समाज का सुचारू रूप से चलना इस बात पर निर्भर करता है कि ये छोटे छोटे इशारे और संकेत लगातार साझा और स्वीकार किए जाते रहें। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि समाजशास्त्र की इतनी बड़ी बड़ी और गहरी बातें किसी ऐतिहासिक या राजनीतिक मंच पर नहीं हो रही हैं। हाँ, ये सब हमारे आम जीवन में हो रहा है। वही तो, ये सब हमारे उस रोजमर्रा के जीवन में घटित हो रहा है जिसे हम बहुत उबाऊ मानते हैं। हमारे स्रोतों में
इस रोजमर्रा के मंच को एक भारी भरकम जर्मन शब्द से पुकारा गया है, लेबन्सवेल्ट, जिसका सीधा सा अर्थ है जीवन जगत या लाइफ वर्ल्ड। लेबन्सवेल्ट ही वो जमीन है जिस पर हम सब खड़े हैं। शुट्स ने इसे मूलभूत वास्तविकता माना है। ये हमारी वो जिंदगी है जिसे हम टेक फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं। टेक फॉर ग्रांटेड मतलब कैसे? जैसे सुबह उठकर बिना कुछ सोचे टूथब्रश उठा लेना। इसके पीछे हम कोई महान वैज्ञानिक या दार्शनिक तर्क तो नहीं खोजते ना। हाँ, वो तो बस आदत है। बिल्कुल, ये हमारी आदतों में शुमार है। हम इस जीवन जगत पर सवाल नहीं उठाते, बस इसे जीते हैं। लेकिन हमारे नोट्स के हिसाब से ये जीवन जगत उतना सीधा भी नहीं है जितना लगता है। स्रोतों में इस जीवन जगत को 4 अलग-अलग आयामों में बांटा गया है। हाँ, 4 डायमेंशन। और इसे समझने के लिए जो नजरिया दिया गया है वो बहुत ही आधुनिक है। चलिए इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए काम करते करते अचानक किसी को जोरों की भूख लग जाती है। यहाँ जीवन जगत का पहला आयाम सामने आता है, उमवेल्ट, यानी अपनी दुनिया या भौतिक दुनिया। सही कहा। उमवेल्ट वो दुनिया है जिसे इंसान प्रत्यक्ष रूप से अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करता है। मतलब फिजिकल सेंसेशन। हाँ, जैसे ही पेट में भूख का एहसास होता है, वो एक शुद्ध शारीरिक और भौतिक अनुभव है। यह व्यक्ति की अपनी एक तात्कालिक वास्तविकता है जो उसे बेचैन कर रही है। और भूख लगने के बाद प्रतिक्रिया क्या होती है? व्यक्ति अपना फोन उठाता है और ज़ोमैटो या कोई और फूड डिलीवरी ऐप खोल लेता है। बिल्कुल। अब वो अपने कमरे से निकलकर एक आभासी ही सही लेकिन सामाजिक दुनिया में कदम रख रहा है। इसे दूसरा आयाम कहा गया है, मिडवेल्ट, यानी समकालीनों की दुनिया। मिडवेल्ट में ना व्यक्ति उन लोगों और प्रणालियों के साथ जुड़ता है जो उसके समकालीन हैं। बिल्कुल। जब ऐप खोला जाता है तो कोई भी सीधे तौर पर किसी रेस्टोरेंट के मालिक या डिलीवरी व्यक्ति को तो नहीं देख रहा होता। हाँ, ऐप पर तो बस मेन्यू दिखता है। लेकिन फिर भी एक पूरे सामाजिक तंत्र के साथ बातचीत शुरू हो जाती है। वहाँ एक उपयोक्ता की भूमिका है, रेस्टोरेंट की भूमिका है और ऐप के अपने नियम हैं। हाँ। ये एक व्यापक सामाजिक दुनिया है जिसमें हम एक दूसरे की भूमिकाओं को बिना देखे भी स्वीकार करते हैं। तो यहाँ मैं किसी को देख नहीं रही हूँ, फिर भी एक समाज का हिस्सा हूँ। बिल्कुल। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब खाना चुनने की बारी आती है। अक्सर ऐसा होता है कि नए नए पकवानों को देखते हुए भी अचानक हम पुरानी यादों में खो जाते हैं। हाँ, ऐसा बहुत होता है। याद आता है कि बचपन में माँ के हाथ के बने कढ़ी चावल का स्वाद क्या था और बस उंगलियां उसी को ऑर्डर कर देती हैं। ये जो अतीत का अचानक से वर्तमान में आ जाना है ना, इसे वोरवेल्ड या पूर्व दुनिया कहा गया है। हमारी पुरानी परंपराओं और पूर्वजों की दुनिया। और अतीत के साथ साथ इंसान के फैसलों पर भविष्य का भी साया होता है, जिसे फुलगेवेल्ड या भविष्य की दुनिया कहा गया है। मतलब फ्यूचर का टेंशन। हाँ, जैसे कढ़ी चावल का चुनाव तो हो गया, लेकिन तभी दिमाग में ख्याल आता है कि यार कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आगे चलकर स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अरे बाप रे, हाँ हाँ। तो ये आने वाली पीढ़ियों और भविष्य के परिणामों के प्रति जो चिंता है, वो हमें अपने उसी ऑर्डर में एक सलाद भी जोड़ने पर मजबूर कर देती है। वाह, इसका मतलब है कि हम कभी भी पूरी तरह से सिर्फ वर्तमान में होते ही नहीं है। एक साधारण सा खाना ऑर्डर करने जैसा काम भी इंसान को एक टाइम मशीन में बिठा देता है। एकदम सही एनालॉजी है ये। अपनी शारीरिक भूख यानी उमवेल्ट, समाज के ऐप यानी मिडवेल्ट, अतीत की कड़ी यानी वोरवेल्ट और भविष्य के सलाद यानी फुलगेवेल्ट के बीच टाइम ट्रैवल कर रहा होता है। ये टाइम ट्रैवल वाली एनालॉजी घटना विज्ञान की गहराई को बहुत अच्छे से पकड़ती है। घटना विज्ञान को मुख्य रूप से 2 तरीकों से देखा जाता है। एक है मानवतावादी या ह्यूमनिस्टिक और दूसरा है पारलौकिक या ट्रांसेंडेंटल। अब ये पारलौकिक शब्द ना अक्सर थोड़ा डरावना सा लगता है सुनने में। हाँ, थोड़ा भारी तो है। मानवतावादी घटना विज्ञान तो समझ में आता है कि ये व्यक्ति के अपने प्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ा है, जैसे भूख लगना या पुरानी यादों में खो जाना। लेकिन ये पारलौकिक घटना विज्ञान असल में है क्या? क्या ये कोई रहस्यमयी चीज है? नहीं, इसमें कुछ भी रहस्यमय नहीं है। इसे सिनेमाघर के उदाहरण से समझते हैं। अच्छा, बताइए। मानवतावादी घटना विज्ञान वो है जहां आप बैठकर फिल्म का अनुभव कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, फिल्म की कहानी को महसूस कर रहे हैं। लेकिन पारलौकिक घटना विज्ञान उस प्रोजेक्टर की रोशनी और उस तंत्र को समझने की कोशिश है जो उस फिल्म को पर्दे पर दिखा रहा है। ओहो। ये एक अमूर्त और सार्वभौमिक समझ है। जब हम ऐप से खाना ऑर्डर करते हैं तो भूख लगना मानवतावादी अनुभव है, लेकिन पारलौकिक अनुभव यह समझना है कि उपभोक्ता, विनिमय और सेवा जैसे विचार मानव चेतना में एक सार्वभौमिक संरचना के रूप में कैसे मौजूद हैं, जो उस पूरे सिस्टम को संभव बनाते हैं।
ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर हमारी ये दुनिया 4 आयामों में मतलब अतीत, भविष्य, भौतिक और सामाजिक रूप से इतनी जटिल है, तो एक इंसान का दिमाग इस 4D दुनिया में तालमेल बिठाता कैसे है? वो भी एक प्रक्रिया है। मतलब बिना पगलाए हम रोज सुबह उठकर काम पर कैसे चले जाते हैं? हमारे स्रोत बताते हैं कि हमारा दिमाग हर वक्त न कुछ खास मानसिक उपकरणों या शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। इनमें सबसे पहला और जरूरी उपकरण है वर्गीकरण या टाइपिफिकेशन। हाँ, टाइपिफिकेशन। वर्गीकरण के बिना ना सामाजिक जीवन पूरी तरह से ठप हो जाएगा। वो कैसे? इसका सीधा सा मतलब है लोगों को उनके व्यवहार को और स्थितियों को कुछ निश्चित श्रेणियों या टाइप्स में बांट लेना। जैसे ही कोई व्यक्ति अस्पताल में सफेद कोट पहने हुए किसी को देखता है, उसका दिमाग उसे डॉक्टर की श्रेणी में डाल देता है। हमें पता होता है कि शिक्षक के सामने कैसे बैठना है या घर का नल खराब होने पर प्लम्बर से कैसे बात करनी है। हम हर नए व्यक्ति से शून्य से शुरुआत नहीं करते। पर एक बात बताइए, अगर हम हर व्यक्ति को सिर्फ उसके पेशे या कपड़ों या उसकी भूमिका के खांचे में डाल रहे हैं, तो क्या ये वर्गीकरण असल में सिर्फ स्टीरियोटाइपिंग या रूढ़िवादिता को दिया गया एक फैंसी अकादमिक नाम नहीं है? ये बहुत ही जायज सवाल है। इसमें और पूर्वाग्रह में क्या फर्क है फिर? लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। रूढ़िवादिता या स्टीरियोटाइपिंग में हमेशा एक किस्म का पक्षपात, नकारात्मकता और कठोरता होती है। अच्छा। जहां आप किसी समूह के बारे में एक गलत और स्थायी राय बना लेते हैं। इसके विपरीत शुट्स का जो वर्गीकरण है, वो एक तटस्थ और संज्ञानात्मक उपकरण है। मतलब वो हमें जज नहीं करने दे रहा, बस हेल्प कर रहा है। बिल्कुल, ये कोई फैसला नहीं सुना रहा है, ये सिर्फ जीवन को आसान बना रहा है। जरा सोचिए, अगर हर सुबह दूध वाले को या बस कंडक्टर को एक बिल्कुल नए और अपरिचित व्यक्ति की तरह समझने की कोशिश की जाए, तो किसी भी इंसान का पूरा दिन तो सिर्फ उन्हीं को समझने में निकल जाएगा ना। हाँ, ये बात तो है। वर्गीकरण समाज का वो इंजन है जो चीजों को सुचारू रूप से चलाता है। समझ गई। यानी ये हमारे दिमाग का एक सुरक्षित ऑटो पायलट मोड है। एकदम सही। लेकिन इस ऑटो पायलट में डेटा कहाँ से आता है? उसे कैसे पता कि डॉक्टर से कैसे बात करनी है? इसके लिए एक दूसरा उपकरण काम करता है जिसे ज्ञान का भंडार या स्टॉक नॉलेज कहा गया है। स्टॉक नॉलेज। ये हमारा वो कॉमन सेंस है जो हम बचपन से समाज में रहते हुए धीरे धीरे जमा करते हैं। इसी ज्ञान के भंडार से हमें पता चलता है कि किसी की शादी में चमकीले कपड़े पहनने हैं, लेकिन अगले दिन किसी दुख की घड़ी में या ऑफिस की मीटिंग में कैसे कपड़े पहनने हैं। ये ज्ञान का भंडार एक खजाने की तरह है जिसे हम हर स्थिति में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ना एक और बात है जो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को तय करती है। वो क्या है? वो है हमारी प्रेरणा। हम जो भी सामाजिक क्रिया करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। इसे क्रिया सिद्धांत या एक्शन थ्योरी के तहत 2 प्रकार की प्रेरणाओं में बांटा गया है। पहला है कारण प्रेरणा या बिकॉज मोटिव। कारण प्रेरणा का मतलब है वो चीजें जो हम अपने अतीत के तजुर्बों की वजह से करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी एक विशेष गली से होकर जाना हमेशा टालता है। क्यों? क्योंकि अतीत में किसी दिन वहां उसे कुत्ते ने काट लिया था। वो अतीत का अनुभव आज के उसके निर्णय का एक स्पष्ट कारण बन रहा है। बिल्कुल। और इसके ठीक विपरीत दूसरा प्रकार है उद्देश्य प्रेरणा या इन ऑर्डर टू मोटिव। अच्छा। ये पूरी तरह से भविष्य पर टिकी होती है। इसमें किए गए काम अतीत की प्रतिक्रिया नहीं होते, बल्कि भविष्य के किसी लक्ष्य को पाने के लिए किए जाते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी रात भर जाकर यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वो इसलिए नहीं पढ़ रहा कि कल कुछ हुआ था, बल्कि इसलिए पढ़ रहा है ताकि भविष्य में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। उसका आने वाला लक्ष्य उसके आज के काम को निर्देशित कर रहा है। ये तो सच में जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। हमारा पूरा व्यवहार और हमारी सारी क्रियाएं 2 विपरीत तीरों की तरह हो गईं। हाँ, बिल्कुल। एक तीर अतीत से हमारी पीठ पर दबाव डाल रहा है, जिसे हम कारण प्रेरणा कहते हैं, और दूसरा तीर सामने से हमें भविष्य की ओर खींच रहा है, जो हमारी उद्देश्य प्रेरणा है। और इन्हीं दोनों तीरों के बीच हमारा पूरा जीवन झूलता रहता है। अगर इस पूरी चर्चा का सार निकाला जाए ना, तो एल्फ्रेड शूट्स के काम ने समाजशास्त्र को देखने का चश्मा ही बदल दिया। उन्होंने सिर्फ बड़े बड़े सामाजिक संस्थानों का ही अध्ययन नहीं किया, बल्कि उस इंसान की अहमियत को स्थापित किया जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष कर रहा है, मुस्कुरा रहा है और चीजों को अर्थ दे रहा है। शूट्स का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमारे साधारण से लगने वाले एवरीडे जीवन की गहराई असीम है।
मैं श्रोताओं को याद दिलाना चाहूंगा कि जो नोट्स हमने इस्तेमाल किए उनमें कुछ प्रमुख पुस्तकों का भी जिक्र है। हाँ, जैसे द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड और द स्ट्रक्चर्स ऑफ द लाइफ वर्ल्ड। जी, और साथ ही ऑन फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल रिलेशंस और लाइफ फॉर्म्स इन मीनिंग स्ट्रक्चर। इन सभी किताबों का निष्कर्ष यही है कि शुट्स को समझने का अर्थ है अपने खुद के रोजमर्रा के जीवन को समझना। और ये चर्चा इस बात का भी एहसास कराती है कि ज्ञान और समाजशास्त्र सिर्फ मोटी मोटी किताबों या दूर के विश्वविद्यालयों में कैद नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमारे हर कदम, हर फैसले और हर सांस में मौजूद है। जब कोई बाहर निकलता है, किसी अजनबी से नजरें मिलाता है या फिर थक हार कर अपने फोन पर सिर्फ खाना ही ऑर्डर कर रहा होता है, तो उसके उन फैसलों के पीछे, उस एक मुस्कान के पीछे ज्ञान का भंडार, वर्गीकरण, अंतर्व्यक्तिपरकता और समय के उन 4 आयामों का एक विशाल सामाजिक ढांचा खामोशी से काम कर रहा होता है। और ये बोध, ये समझ इंसान को अपने खुद के जीवन और अपने आसपास के समाज के प्रति ना बहुत ज्यादा सचेत और विचारशील बना देती है। हम चीजों को बस यूं ही गुजरते हुए नहीं देखते, बल्कि उनके पीछे की उस खामोश बातचीत को महसूस करने लगते हैं। बहुत ही सही बात कही आपने। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में आज की इस तेज और तकनीक से घिरी दुनिया को देखते हुए ना एक बहुत गहरा सवाल मेरे मन में उठता है। वो क्या है? हमने बात की थी कि उस अंतर्व्यक्तिपरकता के लिए, उस साझा वास्तविकता के लिए सड़क पर दी गई वो सच्ची मुस्कान या वो इंसानी संपर्क कितना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। डिजिटल एप्स, स्क्रीन्स और आभासी दुनिया के पीछे छिपती जा रही है, तो क्या हम असल जिंदगी में उस प्रत्यक्ष इंसानी संपर्क को खोते जा रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम एक दूसरे को देखकर वो एक पल वाली सच्ची मुस्कान देना भूल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में हमारी भविष्य की दुनिया यानी फोल्गेवेल्ट हमारे अपने इंसानी लक्ष्यों से तय होगी या फिर पूरी तरह से सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और छुपे हुए एल्गोरिदम ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करेंगे? बहुत ही गहरा सवाल है ये। तो श्रोताओं, इस पर सोचकर देखिएगा जरूर। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही।